हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं NIACL असिस्टेंट के लिए जर्नल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 3। अगर आपने प्रीवियस 2 मॉक टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किए हैं तो आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी है, यहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं एंड दोनों ही जो आपके मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट वीडियो हैं, वो आप देख सकते हैं। एंड जो इस लेक्चर का PDF है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग IIT हैज पार्टनर्ड विद IIT मंडी एंड सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी टू डेवलप एंड रिलीज द रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया मैपिंग फ्लड एंड ड्रॉट रिस्क यूजिंग IPCC फ्रेमवर्क। तो रिसेंटली IIT मंडी ने एंड सेंटर IIT मंडी एंड सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी के साथ आपका जो है पार्टनरशिप किया गया है IIT गुवाहाटी द्वारा। ठीक है, तो IIT गुवाहाटी ने पार्टनरशिप की है IIT मंडी और CSTEP सेंटर के साथ डेवलप करने के लिए रिपोर्ट को। कौन सी रिपोर्ट? डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया। और ये रिपोर्ट आपको इन डेप्थ एनालिसिस बताती है फ्लड और ड्राउट रिस्क का इंडिया के डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नाउ आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और जो ये रिपोर्ट है इसे प्रिपेयर किया गया है विद द सपोर्ट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द पार्टनरशिप विद द स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन। नाउ कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि इंडिया के 51 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो वेरी हाई फ्लड रिस्क कैटेगरी में आते हैं। देन 118 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो हाई फ्लड रिस्क कैटेगरी के अंडर आते हैं। 91 डिस्ट्रिक्ट्स आपके आते हैं वेरी हाई ड्राउट रिस्क कैटेगरी में। और हाई ड्राउट रिस्क कैटेगरी एक तो वेरी हाई है, एक हाई ड्राउट रिस्क कैटेगरी है, इसमें 188 डिस्ट्रिक्ट आपके आते हैं। अमंग द टॉप 50 डिस्ट्रिक्ट जिसमें हाईएस्ट फ्लड रिस्क है एज वेल एज हाईएस्ट ड्राउट रिस्क है, इसके अंदर भी 11 ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा रिस्क हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वो कौन कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट हैं? पटना फ्रॉम बिहार, एलापोसा फ्रॉम केरला, देन केंद्रपारा फ्रॉम उड़ीसा। नेक्स्ट आता है आपका मुर्शिदाबाद एंड नादिया एंड उत्तर दिनाजपुर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। देन आपका नेक्स्ट आ जाता है कैरेडियो, डिब्रूगढ़, शिवसागर, साउथ सलमारा, मैनकचर एंड गोलाघाट फ्रॉम असम। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा रिस्क आपका है। ठीक है, फ्लड और ड्राउट दोनों का ही। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है, as per the Bloomberg's richest family 2024 index, Walton family of a Walmart has secured the top spot as the world's wealthiest family with a net worth of $billion US। तो आपकी जो ब्लूमबर्ग की रिचेस्ट फैमिली लिस्ट है, इस लिस्ट में टॉप किया है वॉल्टन फैमिली ने, वॉलमार्ट की फैमिली ऑफ अ वॉलमार्ट। और इसकी नेटवर्थ जो आपकी है इट इज 432.4 बिलियन US है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ टॉप 5 की अगर बात करें तो यहाँ पे वॉल्टन फैमिली तो अभी हमने देख ली। इसके बाद अल निहाय की फैमिली है जिनकी वेल्थ है आपकी 323.9। ठीक है, अल थियाने फ्रॉम कतार 172.9 बिलियन की वेल्थ है इनकी US की। देन हर्मेस फ्रॉम दी फ्रांस, कोच USA 148.5 मिलियन US की इनकी वेल्थ है। देन 6 नंबर पे है अल साद फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड इनकी वेल्थ है आपकी 140.0 बिलियन US की। ठीक है, नाउ अब इस लिस्ट में क्या इंडिया के कोई पर्सन शामिल है? हाँ, तो 8 नंबर पे अंबानी फैमिली आपकी है जिनकी आपकी जो नेटवर्थ है ये है 99.6 बिलियन US की। देन नेक्स्ट आ जाते हैं आपके 23rd नंबर पे जो मिस्ट्रेस ऑफ शपूरजी पैलोनजी जो हैं, ये आपके 23rd नंबर पे थे इस लिस्ट में। और इनकी वेल्थ है आपकी 41.4 मिलियन US की। तो इंडिया की तरफ से 2 इंडियन फैमिलीज इस लिस्ट में शामिल हुई हैं। एक तो अंबानी फैमिली है, दूसरी आपकी मिस्ट्री ऑफ शपूरजी पैलोनजी। ओके, नाउ ब्लूमबर्ग की बात करें तो इसके CEO आपके हैं वेलाद कैलियत चोको। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क में और न्यूयॉर्क USA में, और इसकी शुरुआत की गई थी 1981 में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाउ मेनी इंडियन वुमेन्स वर फीचर्ड इन दी फोर्ब्स 2024 वर्ल्ड्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट। तो फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की थी वर्ल्ड की 100 मोस्ट पावरफुल लेडी की, 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट, जिसमें इंडिया की तरफ से 3 लेडीज को शामिल किया गया है, 3 विमेंस को शामिल किया गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये 3 विमेंस कौन सी हैं? एक तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, जिनकी जो है ग्लोबली जिनकी रैंक थी 28th, वेयरएस 81st रैंक पे रोशनी नाडर जी, जो आपके HCL टेक्नोलॉजी के चेयरपर्सन है। देन 82nd नंबर पे किरण मजूमदार शॉ थी, जो फाउंडर हैं बीकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। तो ये 3 पर्सनालिटीज़ हैं जो इस लिस्ट में इंडिया की तरफ से शामिल हुई हैं। इसके अलावा अगर बात करें इस लिस्ट की, तो ये लिस्ट आपकी बनाई कैसे जाती है? 4 मेन इसके जो है आपके कैटेगरी होती हैं, जिस कैटेगरी पे बेस्ड ये आपकी ओवरऑल लिस्ट बनाई जाती है, जैसे मनी, मीडिया, इम्पैक्ट, स्पेयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये 4 कैटेगरी पे बेस्ड ये आपकी रैंकिंग होती है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट रैंक की, तो इस लिस्ट में जो 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट है, इसमें टॉप किसने किया है? इट इज टॉप बाय दी उर्सुला वॉन डेर लेयन फ्रॉम द बेल्जियम। देन सेकेंड नंबर पे थे आपके क्रिस्टीन लेग्रेड फ्रॉम द जर्मनी, जॉर्जिया मेलोनी आपकी इटली की जो हेड है ना। देन आपके क्लॉडिया शेन बाउम फ्रॉम मेक्सिको एंड मेरी बारा फ्रॉम यूएस। तो ये आपके टॉप 5 विमेंस थी इस लिस्ट में। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज की, जैसे 7th नंबर पे थे जूली स्वीट चेयर एंड सीईओ जो एसेंचर की हैं। देन 13th पे थे क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो आपकी IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। देन 3rd नंबर पे टेलर स्विफ्ट। देन आपके आते हैं 12th नंबर पे रूथ पोरेथ जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं आपके अल्फाबेट के, जो गूगल की आपकी पेरेंट कंपनी है। देन 25th नंबर पे हैं गैनी शॉर्टवेल जो आपकी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है आपके स्पेसएक्स की। देन नेक्स्ट आता है 26 नंबर पे सुवो फैंगसो जो CEO है एडवांस माइक्रो डिवाइस के। यंगेस्ट पर्सन जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं, इनका नाम है कैटलिन क्लार्क जो अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर हैं, और ये आपके यंगेस्ट पर्सन है इस लिस्ट में जो शामिल हुए हैं। साथ में ही इनकी जो पोजीशन है वो 100th है। और इसके साथ नोट करना है, रिसेंटली जो टाइम मैगजीन है, इन्होंने एथलीट ऑफ द ईयर 2024 का बनाया है कैटलिन क्लार्क को। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे फोर्ब्स की, तो इसके CEO हैं माइक फेडरले, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यू जर्सी USA में, और इसे 1917 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज टॉप्ड द इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 फॉर एम्प्लॉयबिलिटी? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महाराष्ट्र ने यहाँ पे टॉप किया है इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी क्या है? बेसिकली जो आपकी नॉलेज है उसके अलावा आपके जो स्किल्स हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आपके जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारे जो डिसाइड करते हैं कि आपको जो एम्प्लॉयमेंट है, मतलब आप ज़्यादा हकदार हैं एम्प्लॉयमेंट के, तो ये होती है एम्प्लॉयबिलिटी। और इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग इस लिस्ट में टॉप किया है महाराष्ट्र ने विद 84% ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए। अगर इस रिपोर्ट की बात करें, जो 12वां एडिशन था, इसका पूरा नाम क्या है? इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 ग्लोबल टैलेंट मोबिलिटी इंडियाज डिकेड। इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि 54.81% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स दे आर एक्सपेक्टेड टू बी ग्लोबली एम्प्लॉयबल बाय 2025। तो ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था। साथ में ही यहाँ पे अगर बात की जाए इस रिपोर्ट को तैयार किसने किया है, तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII इन कोलैबोरेशन विद द VBOX एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, इन तीनों के प्रिपरेशन से इस रिपोर्ट को बनाया गया है। फाइन, नाउ अब यहाँ पे देखते हैं इंडिया स्किल रिपोर्ट में क्या क्या चीजें मेंशन की गई थी। जैसे अगर बात करें एम्प्लॉयबिलिटी बाय स्टेट की, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो परसेंटेज है एम्प्लॉयबिलिटी की, ये शो की है महाराष्ट्र ने। ठीक है, तो टॉप नंबर पे महाराष्ट्र आ जाता है इन टर्म्स ऑफ स्टेट एम्प्लॉयबिलिटी, फॉलोड बाय दिल्ली 78%, कर्नाटका 75% एंड आंध्र प्रदेश 72%। वहीं पे केरला और उत्तर प्रदेश ऐसे स्टेट थे जिन्होंने मेंटेन किया है स्ट्रॉन्ग टैलेंट पूल्स at 71% and 70% respectively, which is followed by Tamil Nadu 64.06% and Gujarat by the 62%. ठीक है,
नेक्स्ट है एम्प्लॉयबिलिटी बाय सिटी, तो इसमें टॉप किया है पुणे ने विद 78.32% एम्प्लॉयबिलिटी. इट इज फॉलोड बाय बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली एंड त्रिशूर. देन हैदराबाद, गुंतर और लखनऊ जैसी जो सिटीज हैं आपकी, इन्होंने शोकेस किया है इमर्जिंग टैलेंट सेंटर्स. ठीक है, अब बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी बाय एज ग्रुप. तो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग पहला एज ग्रुप क्या है आपका 18 से 21 का. इस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल दिखाया है उत्तर प्रदेश ने, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एंड कर्नाटका. वहीं पे अगर 22 से 25 का एज ग्रुप देखें हम, तो इसमें भी उत्तर प्रदेश ने टॉप किया है, फॉलोड बाय केरला 87.47% एंड पंजाब विद 87.5%. देन नेक्स्ट आता है गुजरात. गुजरात ने लीड किया है 26 से 29 का एज ग्रुप जो है. ठीक है, इट इज फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश. फाइन. नाउ अगर हम बात करें जेंडर की टर्म में, तो जेंडर एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा मेल एम्प्लॉयबिलिटी आपकी ज्यादा है. ठीक है, 53.47% है. अगर हम इसे कंपेयर करें फीमेल से, तो फीमेल की कितनी है 46.53%. ठीक है, और टॉप स्टेट्स जहां पे मेल एम्प्लॉयबल रिसोर्सेज ज्यादा हैं, इसमें आपका पहला नंबर आ जाता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का. तो ये टॉप स्टेट्स हैं आपके. वहीं पे अगर हम फीमेल एम्प्लॉयबिलिटी की बात करें, तो इसमें टॉप किया है राजस्थान ने, देन फॉलोड बाय गुजरात एंड केरला. ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 गैलेक्सी आई स्पेस हैज सक्सेसफुली डिप्लॉयड इट्स GLX SQ payload aboard ISRO's PSLV POEM-4. Who is the CEO of Galaxy I Space? तो रिसेंटली गैलेक्सी आई का जो आपका GLX SQ पेलोड है, इसको डिप्लॉय किया गया था. एंड यहाँ पे क्वेश्चन आपका है कि इसके गैलेक्सी आई स्पेस जो है, इस कंपनी के CEO कौन है. ये आपकी स्पेस स्टार्टअप कंपनी है जिसके CEO हैं सुयश. इनका नाम है सुयश सिंह. ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी. इसके बारे में देख लेते हैं. जो ये आपका पेलोड था, ये आपका रिसेंटली डिप्लॉय किया गया है और ये वर्ल्ड का पहला इंटीग्रेशन यहाँ पे देखा गया है सिंथेटिक आर्परेचर रेडार का, SAR का एंड ऑप्टिकल इमेजरी का. ठीक है, ये क्या है सिंथेटिक आर्परेचर रेडार? आपका ऐसा रेडार इमेजिंग टेक्निक है जो बेसिकली यूज करता है मूविंग एंटीना को, ताकि ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को क्रिएट कर सके. ठीक है, अब यहाँ पे जो GLX SQ पेलोड है, इसे डिजाइन किया गया था जनरेट करने के लिए, कैप्चर करने के लिए एंड प्रोसेस करने के लिए SAR इमेजेस को. ठीक है, स्पेस की जो इमेजेस हैं, एंड ये इन सबको विद इन 10 मिनट्स हमें धरती पे भेज देता है. ठीक है, बेसिकली ये क्या करता है, आपका जैसे 400 MB का डेटा है, उसे कंप्रेस करके 1.5 MB में कन्वर्ट करके ये हमें भेज देता है, ताकि रियल टाइम पे हमें इमेजेस मिल पाए. ठीक है, अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से होंगे, आजकल तो वैसे कॉमन ही है कंप्रेशन वाली चीज़, अगर आप होंगे तो आपको ये इजीली पता समझ आ गया होगा कि कंप्रेशन क्या होता है, कैसे करते हैं. जिप फाइल्स के बारे में भी आपने सुना होगा, है ना. तो कंप्रेशन के लिए ही हम उसे यूज़ करते हैं. नाउ अब यहाँ पे बात हुई है POEM-4 की, तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 4. ये इसका फुल फॉर्म है. नाउ इसी के साथ नोट करना है कि एक और मिशन जो है गैलेक्सी आई स्पेस लॉन्च करने वाला है. इसके बारे में इन्होंने लास्ट ईयर बताया था. ये आपकी न्यूज़ है अक्टूबर 21 की 2024 की. इन्होंने यहाँ पे इसके बारे में एक तरह से हिंट दी थी कि ये जो है 5 आपकी जो कॉन्स्टेलेशन है उसको लॉन्च करेगा, जिसमें से एक आपका है दृष्टि, जिसे हम मिशन दृष्टि के नाम से भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये आपका मिड 2025 में लॉन्च होगा और ये लॉन्च करा जाएगा बाय दी SpaceX. ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं गैलेक्सी आई स्पेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की. तो इसका हेडक्वार्टर आपका चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 21 मई 2021 में की गई थी. और इसके CEO कौन है, अभी हमने पढ़ा सुयांश सिंह. ओके, नाउ इसरो की बात करें तो करंट चेयरमैन है V नारायण. हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में और इसे 15 अगस्त 1969 में एस्टैब्लिश किया गया था. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट्स कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन इंक्ड एन अग्रीमेंट विद द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट्स डेयरी कॉर्पोरेटिव सेक्टर एंड बूस्ट मिल्क प्रोडक्शन. तो रिसेंटली छत्तीसगढ़ की जो कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ. ठीक है, ताकि इनके जो डेयरी कॉर्पोरेटिव सेक्टर है उसको बूस्ट किया जा सके. ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन को यहाँ पे बूस्ट किया जा सके छत्तीसगढ़ में.
आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है, इनका एम क्या है कि इन्हें मिल्क कलेक्शन जो है वो इंक्रीज करना है। अभी जो मिल्क कलेक्शन है यहाँ पे वो है 79,000 किलोग्राम पर डे का, और इसे इंक्रीज करके ये चाहते हैं 5 लाख किलोग्राम पर डे का जो है मिल्क कलेक्शन यहाँ पे हो ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर। ये एम इनका है। साथ में ही इस पार्टनरशिप की अगर बात करें तो इस पार्टनरशिप के थ्रू यहाँ पे ये डेयरी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज जो है छत्तीसगढ़ में ये इंक्रीज करेंगे। अभी ये 650 है, ये इसे इंक्रीज करेंगे 3,850, मतलब 3,200 मल्टीपर्पज प्राइमरी डेयरी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज ये यहाँ पे सेटअप करेंगे। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग फिल्म हैज रिसीव नॉमिनेशन इन द बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी फॉर द 97th अकेडमी अवार्ड्स, या जिसको हम ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, अनुजा। इस फिल्म का नाम है अनुजा, जो अमेरिकन हिंदी शॉर्ट फिल्म है। ठीक है, इट इज अ अमेरिकन हिंदी लैंग्वेज शॉर्ट फिल्म विच इज रिटर्न एंड डायरेक्टेड बाय द एडम जे ग्रेव्स। ठीक है, प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो गुनीत मोगा, प्रियंका चोपड़ा, जॉनस मिंडली कलिंग, सुचित्रा मैथी, ये सारे आपके इसके प्रोड्यूसर हैं। और भी प्रोड्यूसर हैं जिनका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब जो ये मूवी है ये गुनीत मोगा की, यहाँ पे अभी हमने नाम पढ़ा इनका प्रोड्यूसर का, गुनीत मोगा की 3rd ऑस्कर नॉमिनेशन फिल्म है। इससे पहले द एलिफेंट विस्पर, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, इन मूवी का भी नॉमिनेशन इनको ऑस्कर के लिए इनकी मूवीज का नॉमिनेशन हुआ था। ठीक है, अदर नॉमिनेटेड फिल्म इस अनुजा के साथ और कौन सी नॉमिनेटेड फिल्म है, तो अ लियन, आई एम नॉट अ रोबोट, द लास्ट रेंजर, द मैन हु वुड नॉट रिमेन साइलेंट। तो ये सारी आपकी मूवीज हैं जिनको इसी कैटेगरी में नॉमिनेशन दिया गया है। ठीक है, इसके साथ नोट करना है जो अनुजा मूवी है इसे एक अवार्ड दिया गया था 2024 में, 2024 की ये मूवी है। ठीक है, हॉली शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल अवार्ड भी इन्होंने जीता है, मतलब इस मूवी ने जीता है। यहाँ पे आप इस मूवी का पोस्टर देख सकते हैं। एंड जो ये ऑस्कर अवार्ड है आपका 97th एडिशन ऑस्कर अवार्ड का, ये आपका 2 मार्च 2025 को होगा लॉस एंजलिस में, विच विल बी होस्टेड बाय कॉनन ओ ब्रीडे। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विद Cars24 फाइनेंशियल सर्विसेज, जो आपकी एक NBFC है। ठीक है, फॉर लाइफ इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनमें से कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिनका टाई अप हुआ है, जिनकी पार्टनरशिप हुई है Cars24 के साथ, और इस पार्टनरशिप के तहत ये NBFC अपने कस्टमर्स को जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स है उनको सेल करेगी। ठीक है, तो एक तरह से बैंक इंश्योरेंस आप इसे बोल सकते हो। ये आपका यहाँ पे हुआ है, और कौन सी कंपनी के साथ किया गया है टाई अप, इट इज योर HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। क्लियर है? नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर कर लेंगे। HDFC लाइफ इंश्योरेंस के MD and CEO है विभा पदलकर, हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन है सर उठा के जियो। Cars24 फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, इसके CEO आपके करंटली है विक्रम चोपड़ा, हेडक्वार्टर लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में। अब यहाँ पे बात हो रही है इंश्योरेंस की, लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो इनमें से अब आपको एक टारगेट इंडिया का है, IRDAI का एक टारगेट है। टारगेट क्या है कि हमें अचीव करना है इंश्योरेंस फॉर ऑल। कब तक अचीव करना है कमेंट सेक्शन में बताओ। इंश्योरेंस फॉर ऑल, ये टारगेट है इंडिया का 2047 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द 2025 मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग बाय द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इंडिया सिक्योर डैश प्लेस एज अ मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे एक आपका इंडेक्स जारी किया गया है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 का, जिसमें बताया गया है इंडिया की जो मिलिट्री पावर है, ठीक है, इंडिया की जो मिलिट्री है बेसिकली वो वर्ल्ड में कितनी पावरफुल है। तो इट इज ऑन द 4th पोजीशन। इंडिया से पहले USA आपका पहले नंबर पे आता है, फॉलोड बाय योर रशिया, ठीक है, देन चाइना। तो फर्स्ट इज USA, रशिया, देन सेकंड है चाइना आपका 3rd है, और 4th नंबर पे है इंडिया, जिसकी मिलिट्री सबसे ज़्यादा पावरफुल है वर्ल्ड में। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये इंडेक्स है, इस इंडेक्स के बारे में अगर बात करें तो 2026 से जो टॉप 4 मिलिट्री पावर्स आपकी हैं इनकी पोजीशन सेम ही बनी हुई है, कोई आगे पीछे यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब
कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन जो है वो यूएसए, रशिया, चाइना और इंडिया की ही बनी हुई है। अब यहाँ पे जो ये इंडेक्स है ये आपको पावर इंडेक्स प्रोवाइड करता है, जिसका सबसे कम पावर इंडेक्स है। जैसे अगर 0.000 होगा कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री होगी, तो ऐसे इंडेक्स यहाँ पे दिए जाते हैं। जैसे यूएसए की अगर बात करें तो इसकी मिलिट्री जो है, आप इसे बोल सकते हो वो परफेक्ट मिलिट्री होती है, जिसकी 0.00 आपका इंडेक्स होता है। ठीक है, यूएसए की बात करें तो 0.0744 इंडेक्स आपका यूएसए का है, रशिया का है 0.0788 एंड सेम फॉर द चाइना। इंडिया की बात करें, इंडिया का इंडेक्स कितना है 0.1184। देन फिफ्थ नंबर पे आ जाता है आपका साउथ कोरिया, जिसका इंडेक्स आपका है 0.1656 एंड अदर टॉप 10 में आपकी कंट्रीज कौन सी आ जाती हैं? छठवें नंबर पे है यूके, देन फ्रांस, जापान, टर्की एंड इटली। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात कर ली टॉप 10 कंट्रीज की। ठीक है, जो इस इंडेक्स में टॉप 10 कंट्रीज थी। अब हम बात करते हैं इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान। पाकिस्तान की क्या रैंक है? 12th नंबर पे पाकिस्तान है। देन आपका सबसे लास्ट जो रैंकिंग है वो है भूटान की। ठीक है, 145 नंबर पे भूटान है, 118 पे आपका अफगानिस्तान है, 69 पे श्रीलंका, 35 पे बांग्लादेश एंड 37 पे आपका म्यांमार है और 126 नंबर पे है नेपाल। ठीक है, जिनकी आर्मी की यहाँ पे जो है पावरफुल है। ये इंडेक्स क्या बताता है कि आर्मी कितनी पावरफुल है, तो आप यहाँ पे रैंकिंग से समझ सकते हैं कौन से देश की जो आपकी मिलिट्री है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है और सबसे ज़्यादा कम पावरफुल है। ठीक है, जो ये इंडेक्स था इसमें टोटल 145 कंट्रीज को शामिल किया गया था, मतलब उनका एनालिसिस किया गया था 145 कंट्रीज का, बेस्ड ऑन दी मोर देन 60 फैक्टर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है जो ग्लोबल फायर पावर एनालिसिस है, ये इसके अकॉर्डिंग जो डिफेंस एलोकेशन है 2025 का वो सबसे ज़्यादा है आपका यूएसए का, जो हाईएस्ट है विच इज़ 895 बिलियन यूएस डॉलर, फॉलोड बाय चाइना। चाइना का आपका एलोकेशन है 296 बिलियन यूएस डॉलर का, फॉलोड बाय योर रशिया 126 बिलियन यूएस डॉलर एंड फोर्थ नंबर पे आता है इंडिया का with a 75 billion US dollar for the year 2025. I hope this is clear. Next up question है which among the following organization has launched India's first fashion forecasting platform, जिसका नाम है Vision Next, on its 40th Foundation Day celebration in Hyderabad, Telangana. तो आंसर आपका हो जाएगा that is it was launched by the National Institute of Fashion Technology. ठीक है, इस इंस्टीट्यूशन द्वारा इनके 40th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन पे जो आपका 22 जनवरी को हुआ था, उस दिन एक आपका प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, विजन नेक्स्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये जो प्लेटफॉर्म है इसका मेन एम क्या है कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है इंटरनेशनल ट्रेंड फॉरकास्टिंग एजेंसीज की, वो हम कम करें, उसको रिड्यूस करें बाय यूजिंग इंडियाज स्ट्रेंथ्स इन IT एंड टेक्सटाइल्स। ओके, नाउ आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इसके करंट DG कौन है, डायरेक्टर जनरल कौन है, इनका नाम है तनु कश्यप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी दैट इज BEE हैज साइंड एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन टू एस्टैब्लिश सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन इन हैदराबाद, तेलंगाना। तो रिसेंटली जो BEE है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, इन्होंने MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन के साथ। ठीक है, जो आपका TRI इंस्टीट्यूट है इसके साथ ये अग्रीमेंट, ये MOU साइन हुआ है ताकि ये इस्टेब्लिश कर सकें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। अब जो ये इस्टेब्लिशमेंट होगी इस सेंटर की, ठीक है, इसमें कितना आपका कॉस्ट लगेगा? 25 करोड़ का ये कॉस्ट लगेगा और यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट इस प्रोजेक्ट के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, आपका ये फाइनेंशियल सपोर्ट देगा। 5 साल का ये आपका जो है सपोर्ट इन्हें दिया जाएगा और हर साल 5 करोड़ का जो अमाउंट है ये आपका प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस सेंटर। ठीक है, अब TRI का क्या काम रहेगा? ये मॉनिटर करेगा ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को, साथ में ही जो TRI का आपका कैंपस है, ठीक है, तेलंगाना में जो आपका कैंपस है हैदराबाद तेलंगाना में, वहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर अपना प्रोवाइड करेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश करने के लिए। ये क्लियर हुआ? नाउ अब जो ये सेंटर है
इसका मेन एम क्या है, ये सेंटर करेगा क्या? तो इसका काम है ये रिसर्च करेगा, ठीक है। इट विल प्रमोट रिसर्च, इनोवेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग इन द फील्ड ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन टेक्नोलॉजीज की, मतलब हमें एडवांस टेक्नोलॉजीज यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजीज चाहिए होंगी, ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। और इसमें ये रिसर्च और इनोवेशन का काम करने वाला है, ठीक है। साथ में ही ये ध्यान रखेगा कि हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उनसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम हो, एनर्जी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो। हम जो है अडॉप्ट करें ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें लो कार्बन टेक्नोलॉजीज हमारी रहे, किन सेक्टर्स में, इंडस्ट्री, एमएसएमई, बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड माइनिंग सेक्टर में। यहाँ पे ये हमें हमारा जो भी टेक्नोलॉजी है वो लो कार्बन इमिट करे, ठीक है। नाउ BEE की बात करें तो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इसकी क्या है कि इसे 2002 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके करंट डीजी आपके हैं श्रीकांत नगुपल्ली, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। वहीं पे द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट जो आपका है, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसकी शुरुआत 1974 में की गई थी और डायरेक्टर जनरल करंटली हैं विभा धवन, ओके। और तेलंगाना से जुड़ी हुई एक और न्यूज़ है आपकी, विच इज़ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 488 करोड़ का बजट जो है वो प्रोवाइड करेगी तेलंगाना को, ताकि इनका जो पावर ग्रिड है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, उसको मजबूत किया जा सके, एंड फॉर द एडिक्वेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अक्रॉस द स्टेट। तो इस चीज़ के लिए, इनके पावर ग्रिड को और अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए 488 करोड़ का अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट को फॉर द 9 न्यू स्कीम्स अंडर योर पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड, जो स्ट्रेंथन करेगी पावर ग्रिड सिस्टम को तेलंगाना स्टेट के। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द गुड गवर्नेंस डे या सुशासन दिवस जो है इसको कब ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 25 दिसंबर को, जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस होता है, उस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं गुड गवर्नेंस डे। और 2024 में हमने 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। क्लियर है? एंड इट वॉज द 11th एडिशन। गुड गवर्नेंस डे का ये कौन सा एडिशन था? 11th एडिशन था, जिसका थीम था इंडिया पार्ट टू अ विकसित भारत एम्पावरिंग सिटीजन्स थ्रू गुड गवर्नेंस एंड डिजिटलाइजेशन। अब यहाँ पे जो डे हमने ऑब्जर्व किया है इसमें इवेंट्स भी हुए थे, जिस इवेंट में प्रशासन गांव की ओर कैंपेन लॉन्च किया गया था, ठीक है। और आपको यहाँ पे नोट करना है गुड गवर्नेंस डे की तो हमने बात कर ली, 25 दिसंबर को होता है। इसी से जुड़ा हुआ आपका गुड गवर्नेंस वीक है, जिसका 4th एडिशन हमने जो है ऑब्जर्व किया है। और ये कब से कब तक आपका मनाया जाता है? 19 से 25 दिसंबर तक ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है। और इस इवेंट में, ठीक है, 4th गुड गवर्नेंस वीक का जो इवेंट था, इस इवेंट में ये कैंपेन लॉन्च किया गया था इंप्रूव करने के लिए पब्लिक ग्रीवियंस रिएड्रेसल को और एनहांस करने के लिए सर्विस डिलीवरी को, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार सिंह, इन्होंने लॉन्च किया था राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट को, और इनकी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई थी एम सेवा नाम से, ठीक है। किस चीज़ के लिए? प्रोवाइड करने के लिए एक्सेस टू इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेशनल इवेंट्स, जैसे आपका रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे हो गया, ठीक है। और ये प्लेटफॉर्म डेवलप किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा इसको डेवलप किया गया है। फाइन। नाउ हमने बात की यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो बीजेपी से पहले प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। और इनका जो टेन्योर है ये देख लेते हैं। 1996 में ये 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, फिर 13 मंथ के लिए इनको जो है प्रधानमंत्री बनाया गया था 1998 से 1999 तक का, ओके। और फुल टर्म इन्होंने स्टार्ट किया था अपना 1999 से 2004 तक इन्होंने सर्व किया था एज अ पीएम, ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है एज पर द रिपोर्ट टाइटल्ड एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी which is prepared by Indian Council for Research on International Economic Relation. India's digital economy is expected to grow almost twice as fast as the overall economy, contributing to nearly 1/5 of our national income by dash. तो इस रिपोर्ट में जो जिसका नाम है एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी, इस रिपोर्ट में कहा गया है जो आपकी डिजिटल इकोनॉमी है इंडिया की, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये आपकी ऑलमोस्ट ग्रो करेगी ट्वाइस, ठीक है। मतलब ये लगभग डबल आपकी ग्रो करेगी एज फास्ट एज ओवरऑल इकोनॉमी
और ये कंट्रीब्यूट करेगी नियरली 1/5 ऑफ अ नेशनल इकोनॉमी, नेशनल जीडीपी आप जिसे बोल सकते हो, ठीक है। तो वो 1/5 ऑफ आपका जीडीपी रहेगी बाय 2029 एंड 2030, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फाइन। जो रिपोर्ट है इसमें आपका बताया गया था, एस्टिमेशन यहाँ पे दिया गया था कि इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है इट इज अकाउंटेड फॉर 11.7% ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। कब की बात की जा रही है? 2022-23 की, जिसने कंट्रीब्यूट किया था आपका 28.94 लाख करोड़ इन अ GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, एंड 31.64 लाख करोड़ इन अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वेरेस यहाँ पे 2024-25 के एस्टिमेशन के हिसाब से ये आपका इंक्रीज करेगा, राइज करेगा 13.42%। ओके, नाउ आपकी जो इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन है, जिनके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई है, उनके बारे में अगर जाने तो इसके चेयरमैन आपके हैं प्रमोद भसीन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, और इसकी शुरुआत 1981 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज साइन एन MOU विद ब्लेड इंडिया टू डिलीवर 60 वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज, ये MOU साइन किया है ब्लज एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने किसके साथ? ब्लेड इंडिया के साथ, फॉर डिलीवरिंग दी 60 वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट। और ये 60 एयरक्राफ्ट में से आपके 50 जो हैं ये आपके ब्लज रीच कार्गो एयरक्राफ्ट होंगे और 10 आपके ब्लज हॉप पैसेंजर एयरक्राफ्ट होंगे। फाइन। जो ब्लज रीच है इट इज एक्सपेक्टेड कि ये आपके रेडी हो जाएंगे कॉमर्शियल रोल आउट के लिए 2026-2027 तक, वाइल जो आपके 10 ब्लज हॉप हैं ये एक्सपेक्टेड है कि ये 2028-29 तक जो है रेडी हो जाएंगे। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच कंपनी हैज लॉन्च दी 2 एक्सपेरिमेंटल अपग्रेड्स ऑफ इट्स जेमिनाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सूट नेम्ड एज जेमिनाई एक्सप 1206 एंड जेमिनाई 2.0 फ्लैश। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गूगल। गूगल ने इसे लॉन्च किया है। गूगल का आपका चैटबॉट है जेमिनाई। एंड अब यहाँ पे एक चीज नोट करनी है आपको कि जो जेमिनाई है, जेमिनाई का पुराना नाम क्या है? इट इज बार्ड, ठीक है, ये इसका पुराना नाम है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए कि जो जेमिनाई है आपका, इसे लॉन्च कब किया गया था इंडिया में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइन एन MOU विद विच कंपनी टू लॉन्च द जेमिनाई पावर्ड एंड बेकॉन इनेबल्ड UP ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज गूगल क्लाउड और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसे उत्तर प्रदेश की तरफ से जो चीफ सेक्रेटरी हैं यूपी के मनोज कुमार सिंह, और गूगल क्लाउड की तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट आपके हैं गूगल क्लाउड इंडिया के अनिल भंसाली जी, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है। इसका मेन एम क्या है कि फार्मर्स को प्रोवाइड करना कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेस एसेंशियल सर्विसेज के लिए, विच इज़ योर एडवाइजरी, क्रेडिट, आपके मार्केट लिंक्स यहाँ पे प्रोवाइड करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फार्मर्स को प्रोवाइड की जाएगी, और इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो फार्मर हैं उनको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, उनकी प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी क्योंकि अच्छी एडवाइस होगी, तो यहाँ पे जो है फार्मर को हेल्प मिलेगी। साथ में ही इस नेटवर्क की तरफ से, इस नेटवर्क की वजह से यहाँ पे फास्ट एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सकेगी वेदर पे, मार्केट प्राइसेस में, जो फार्मर की जो इनकम है उसको डबल करने का भी काम करेगी। क्लियर है? तो यूपी के जो फार्मर्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए ये चीज लाई गई है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च एन ऐप जिसका नाम है क्रीडा ऐप टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स मैनेजमेंट अक्रॉस द स्टेट। तो इनमें से कौन से स्टेट की स्पोर्ट्स अथॉरिटी द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है, क्रीडा ऐप को? तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आंध्र प्रदेश की स्पोर्ट्स अथॉरिटी द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया है। एंड जो ये ऐप है इसमें जो सेंट्रल स्पोर्ट्स कैलेंडर होगा वो भी बताया जाएगा, सो दैट कि जो प्लेयर्स हैं वो अप्लाई कर सके टूर्नामेंट्स के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट इंडियन फर्म टू रिसीव DGCA's इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग सर्टिफिकेशन फॉर इट्स एयरक्राफ्ट, जिसका नाम है E200X। तो ये कंपनी आपकी बनी है पहली प्राइवेट कंपनी, जिसका नाम है E-प्लेन कंपनी। ठीक है, क्या नाम है इसका? E-प्लेन कंपनी, जो आपकी स्टार्टअप है, इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है आपका IIT मद्रास का। ठीक है, तो चेन्नई तमिलनाडु में इसका आपका हेडक्वार्टर है। और 2019 में जो आपके प्रोफेसर हैं
सत्या चक्रवर्ती जी, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी ई प्लेन कंपनी की, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे बोला है जो VTOL सर्विसेज है ये 2026 तक स्टार्ट करेंगे। इनका प्लान है कि ये सर्विसेज स्टार्ट करेंगे 2026 से। क्लियर है। नाउ DGCA की अगर बात करें तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल है फैज अहमद किडवाई। हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यू दिल्ली में और इसकी शुरुआत 1946 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश हैज बिकम द फिफ्थ स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड 100% पाइप वाटर सप्लाई टू रूरल हाउसहोल्ड अंडर द जल जीवन मिशन अंडर योर हर हर जल स्कीम। ओके, हर घर जल स्कीम। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पंजाब। ठीक है, पंजाब जो है फिफ्थ स्टेट बना है इंडिया का जिसने प्रोवाइड किया है 100% पाइप वाटर इनके रूरल हाउस होल्ड्स में। ठीक है, अंडर दिस स्कीम। ओके, हर घर जल स्कीम। ओके, नाउ इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? 2019 में से लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ अ जल जीवन मिशन। एंड इस स्कीम का मेन एम क्या था कि जो हमारे रूरल हाउस होल्ड हैं उनको जो है पर डे 55 लीटर्स ऑफ टैप वाटर जो है मिलना चाहिए। इस एम के साथ इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, और कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक और चीज़ जो कवर कर लेते हैं, 100% टैप वाटर सप्लाई सर्टिफाइड स्टेट्स एंड यूटीज कौन कौन से आपके हैं? गोवा हो गया, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये सारे आपके सर्टिफाइड स्टेट्स एंड यूटी हो गए। और गोवा और दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव जो हैं ये पहले आपके स्टेट एंड यूटी बने थे जिनको सर्टिफाइड किया गया था अंडर द 100% टैप वाटर। ओके, टैप वाटर सप्लाई। ओके, अगर हम बात करें आपके रिपोर्टेड स्टेट एंड यूटीज की तो इसमें कौन कौन शामिल है? आपका तेलंगाना, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और गुजरात शामिल है। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं जो ये अनाउंसमेंट थी ना कि पंजाब जो है वो फिफ्थ स्टेट बना है प्रोवाइड करने वाला 100% पाइप वाटर सप्लाई टू दी रूरल हाउस होल्ड। ये स्टेटमेंट दी गई थी या ये अनाउंसमेंट की गई थी बाय द वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन मिनिस्टर ऑफ पंजाब हरदीप सिंह द्वारा। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बोला था कि जो आपके वाटर क्वालिटी और स्कैसिटी के इशू हैं इनको रिजॉल्व करने के लिए इन्होंने 15 मेजर कैनाल वाटर प्रोजेक्ट जो है इनका स्टैब्लिशमेंट यहाँ पे ये कर रहे हैं जिसका कॉस्ट है 2174 करोड़ और ये लगभग आपके 4 लाख फैमिलीज को जो है हेल्प करेगा, बेनिफिट करेगा। ओके, इसके अलावा इन्होंने ये भी मेंशन किया था जो पंजाब के जो विलेजेस हैं उन्होंने अचीव किया है ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस अंडर दी स्वच्छ भारत मिशन रूरल और टोटल 5.64 लाख हाउस होल्ड जो हैं इनके पास टॉयलेट्स हैं एंड 1340 पब्लिक कन्वीनियंस जो है वो यहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्ट किए हैं। इवन मोर देन 10,435 विलेजेस आपके ऐसे हैं स्टेट के जो आपके ODF प्लस बन गए हैं एंड 1,289 विलेजेस आपके जो है इन्होंने अचीव कर दिया है ODF प्लस मॉडल स्टेटस को। ठीक है, ये सब चीजें उन्होंने यहाँ पे मेंशन की थी। ओके, नाउ यहाँ पे आप जो है स्टेटस देख सकते हो, स्टेटस ऑफ हाउस होल्ड्स विद टैप वाटर कनेक्शन। तो अभी हमने बात की थी आपके पंजाब की। ठीक है, पंजाब का यहाँ पे स्टेटस आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें जो है टारगेट इनका 0 है और कवरेज कितनी है आपकी? इट इज़ योर 34,26,808 की, मतलब 100% इन्होंने जो है यहाँ पे अचीव कर लिया है टैप वाटर कनेक्शन रूरल हाउस होल्ड में इन्होंने अचीव कर लिया है 100% सप्लाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग विलेज हैज बिकम द फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा आपका विलेज है जो इंडिया का पहला बॉर्डर सोलर विलेज बना है? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज मसाली गांव, मसाली विलेज फ्रॉम द गुजरात। ठीक है, जो ये विलेज है इसे सोलर पावर्ड बनाने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड, जो भी बैंक से जिन्होंने फाइनेंशियल यहाँ पे असिस्टेंट जो है प्रोवाइड किया है और सोलर कंपनीज इनके एफर्ट से ये आपका सोलर पावर्ड कम्युनिटी बन पाया है। ठीक है, ये मसाली गांव। अब जो प्रोजेक्ट है इसमें कितना कॉस्ट लगा है इनका? तो ₹1.16 करोड़ का जो है इसमें इस प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग जो है की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी वॉन द 2024 जमशेदजी टाटा अवार्ड बाय द इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी एट द ISQ एनुअल कॉन्फ्रेंस 2024 जो आपकी बेंगलुरु कर्नाटका में हुई थी। तो जमशेदजी टाटा अवार्ड जो है 2024 का दिया गया है किरण मजूमदार शॉ को जो आपकी फाउंडर हैं बायोकॉइन की।
ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ इनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया था जो आपके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है, जनक कुमार मेहता जी, उन्होंने इनको ये अवार्ड जो है प्रेजेंट किया था। TQM इंटरनेशनल के आपके CMD हैं, राइट। अब बात करें किरण मजुमदार शॉ की, तो ये आपके फाउंडर हैं बायोकॉइन की, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर इनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो इनको पद्मश्री से नवाजा गया था 1989 में, पद्म भूषण दिया गया था 2005 में, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 2020 एंड 2020 में ही EY अर्नेस्ट यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड भी इनको दिया गया था। इसी के साथ इन्हें ऑथमर गोल्ड मेडल भी दिया गया था बाय द US वेस्ट केमिकल हेरिटेज फाउंडेशन 2014 में। फाइन। अब बात करें इस अवार्ड की, तो जमशेद टाटा अवार्ड जो है इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी, और ये ऐसे बिजनेस लीडर्स को ये अवार्ड देते हैं जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा होता है इंडियन सोसाइटी के लिए। एंड इस अवार्ड का नाम जमशेद जी टाटा के नाम पे रखा गया है, जो आपके फाउंडर थे टाटा ग्रुप के, एंड हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ अ मॉडर्न इंडियन इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द गूगल ईयर इन सर्च 2024, who was the most searched Indian sports person across the globe? तो as of December 2024 जो सबसे ज़्यादा सर्च किया गया इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है, उनका नाम है आपका हार्दिक पांड्या, ठीक है। जो अगर हम बात करें टॉप 10 की, तो उसमें 7th नंबर पे ये आते हैं, एंड 9th नंबर पे शशांक सिंह जो है इंडिया के, इनको सर्च किया गया है, ठीक है। साथ में ही अगर स्पोर्ट्स ट्रेंड्स इन इंडिया की बात करें तो IPL सबसे टॉप पे था, सेकेंड नंबर पे T20 वर्ल्ड कप 2024, एंड थर्ड पे आपका था 2024 पेरिस ओलंपिक। ओके, इसके अलावा अगर हम टॉप 3 की बात करें तो मोस्ट सर्च स्पोर्ट्स पर्सन इन दी वर्ल्ड आपके रहे हैं इमेन खेलिफ फ्रॉम अल्जीरिया, देन नेक्स्ट आते हैं माइक टाइसन, एंड थर्ड नंबर पे थे लेमी येमेल, जिन्हें 2024 का बैलन डॉर अवार्ड दिया गया है अंडर द 21 ईयर कैटेगरी। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अनवील्ड अ न्यू वर्जन ऑफ अ सरत विच इज सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल। सरत को यहाँ पे इसका जो है न्यू वर्जन या इम्प्रूव वर्जन आप कह सकते हो कि इसे लॉन्च किया गया है फॉर सी रेस्क्यू ऑपरेशन, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट वॉज अनवील्ड बाय द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। इनके द्वारा ये आपका न्यू वर्जन जो है वो यहाँ पे अनवील किया गया था, और इसे डेवलप किसने किया है, अर्थ सिस्टम साइंस ऑर्गेनाइजेशन इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज द्वारा इसको डेवलप किया गया है सरत को, और 2016 में इसको जो है डेवलप किया गया था, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है ये नोट कर लीजिए, सर्च एंड रेस्क्यू एड टूल जो है इसका फुल फॉर्म है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। अब इसका मेन एम क्या है, ये हमें सपोर्ट करेगा, ये हमें असिस्ट करेगा सर्च करने के लिए और रेस्क्यू ऑपरेशंस में, जैसे कोई पर्सन मिसिंग है या कोई वेसल मिसिंग है तो उसको ढूंढने में ये हमारी मदद करेगा, ठीक है। अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ लेना चाहते हो, ठीक है, तो ऑनलाइन पोर्टल जो इसका है सरत पोर्टल, वहाँ पे जाके आप जो है यहाँ पे इसे की इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। साथ में ही यहाँ पे मेंशन किया गया है कि शेप और बॉयंसी पे बेस जो है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो 60 डिफरेंट काइंड ऑफ मिसिंग ऑब्जेक्ट्स पे, ठीक है। तो मतलब ये 60 ऑब्जेक्ट्स में से आपको जो भी चीज़ मिसिंग है उसके बारे में आप यहाँ पे बेसिकली आपको असिस्ट करेगा उनके बारे में, ठीक है। 60 डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी या आपको ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं जो आप सेलेक्ट करोगे, और उसके बारे में फिर आपका फर्दर ये आपको असिस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली इन डिसंबर हैज अबॉलिश्ड द नो डिटेंशन पॉलिसीज फॉर क्लासेस 5 एंड डैश। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो है, जो इनकी पॉलिसी थी कि बच्चों को फेल नहीं करना है, वो पॉलिसी इन्होंने जो है अब खत्म कर दी है फॉर द क्लासेस 5 एंड क्लासेस 8। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। और रिसेंटली यहाँ पे जो आपका एक्ट था उसको रिवाइज किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पे चेंजेस किए हैं राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में, और इसे रिवाइज किया है RTE एक्ट 2019 के नाम से, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में ही आपको नोट करना है यहाँ पे जो चेंजेस लाए गए हैं, जो चेंजेस किए गए हैं इस पॉलिसी में, इट वाज डन अंडर द लीडरशिप ऑफ संजय कुमार, जो आपके सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन,
क्लियर है। अब क्वेश्चन एक बन सकता है, जो नो डिटेंशन पॉलिसी आपकी थी, जो इसे इंट्रोड्यूस कब किया गया था? 2019 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर दी सेक्शन 16 ऑफ RTE एक्ट 2009, जिसका मेन एम क्या था कि बच्चे जो है बिना डर के पढ़े, बिना फेल होने के डर से वो पढ़े। बट अभी इसको ख़त्म किया गया है और बोला गया है ये आपका एप्लीकेबल होगा, ये जो डिसीजन लिया गया है नो रिटेंशन रूल का, ये आपका एप्लीकेबल होगा ओवर 3000 सेंट्रल स्कूल, जिसमें आपके केवीज होंगे, नवोदय विद्यालय होंगे, सैनिक स्कूल्स होंगे, ठीक है। ये सारे इसके अंडर आएंगे और इनमें चेंजेस किए जाएंगे। फाइन। नाउ अब जो न्यू पॉलिसी आई है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपकी हैं वो देख लेते हैं। जैसे आपके जो स्टूडेंट फेल होंगे, जैसे क्लास 5 में, जैसे कोई बच्चा है, लेट्स एग्जांपल, कोई बच्चा है आपका क्लास 5 का और उसके कम मार्क्स आए हैं, मतलब उसके जो मार्क्स चाहिए होते हैं उतना वो मार्क्स नहीं ला पाया है एंड उस वजह से वो फेल हो गया है, तो यहाँ पे स्कूल क्या करेगा? स्कूल एक रीटेक एग्जाम लेगा उसका विदिन 2 मंथ्स, ठीक है। उसको 2 महीने का टाइम दिया जाएगा और उसमें भी अगर वो फेल हो जाता है, इन दैट केस उसको जो है फेल करार दे दिया जाएगा और उसको प्रीवियस क्लास में ही रखा जाएगा, ठीक है, प्रमोट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट चीज, जो बच्चे स्कूल जो है, स्कूल की जिम्मेदारी यहाँ पे क्या होगी कि वो उसको मॉनिटर करे उसकी प्रोग्रेस को, ठीक है, उसे अच्छे से रेमेडियल इंस्ट्रक्शन जो है वो प्रोवाइड करेगा स्कूल। फाइन। नेक्स्ट है, जो स्टूडेंट है उनको एक्सपेल नहीं किया जा सकता, ये चीज़ याद रखनी है। जो स्टूडेंट है उनको बिफोर कंप्लीटिंग द क्लास 8 उनको एक्सपेल नहीं किया जा सकता, ये याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 16 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिसमें इन्होंने बेसिकली अडॉप्ट किया है नो डिटेंशन पॉलिसी को, एंड हरियाणा और पुडुचेरी ऐसी आपकी जो है 2 आपके एक स्टेट और एक आपका यूटी हो गया जिसने अभी तक कोई डिसीजन यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, विच इज योर यूनिसेफ, इन्होंने पार्टनरशिप की है कौन से स्टेट के साथ, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट के साथ, एनहांस करने के लिए ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रंस अफेक्टेड बाय द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इंक्लूडिंग जुवेनाइल डायबिटीज, विच इज योर टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है। तो यूनिसेफ ने जो है पार्टनरशिप की है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के साथ for the treatment of children affected by the non-communicable diseases। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के साथ ये एग्रीमेंट साइन हुआ है और यूनिसेफ ने यहाँ पे कोलैबोरेट किया है वेस्ट बंगाल के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ, इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के साथ, एंड सेठ सुखलाल करानी मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ। किस चीज़ के लिए? क्रिएट करने के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल जो प्रिवेंट करेगा और मैनेज करेगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को इन अ चिल्ड्रंस बाय इम्प्रूविंग देयर कम्युनिटी हेल्थ केयर एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज को। ओके, इसी के साथ यूनिसेफ ने पार्टनरशिप किया है वेस्ट बंगाल की एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के साथ, सो दैट दे कैन हेल्प द हेल्थ डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज कि वो प्रोवाइड करे ट्रीटमेंट्स पूरे डिस्ट्रिक्ट, मतलब जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे वेस्ट बंगाल पे, उनको ट्रीटमेंट सारे डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोवाइड करें, ठीक है। नाउ यूनिसेफ की बात करें, यूनिसेफ के आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर करेंटली है कैथरीन अमरेसन, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क में और इसे 1946 में एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन दिसंबर इंडिया एंड डैश कंट्री साइन अ 6-point agreement to resume the Kailash Mansarovar Yatra and Nathula border trade during the 23rd meeting of the special representative, जो आपकी इन मंथ ऑफ दिसंबर हुई थी। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इंडिया और चाइना ने यहाँ पे आपके 6-point agreement जो है वो साइन किया है रिज्यूम करने के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा को एंड नथुला बॉर्डर ट्रेड को, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है, ठीक है, ये आपका इंडिया का रूट की बात करें तो कौन से 2 स्टेट से होके ये आपकी यात्रा की जाती है? तो एक आपका है सिक्किम स्टेट नाथुला पास से, दूसरा आपका है लिपुलेख पास जो आपका उत्तराखंड से है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक तो आपका है लिपुलेख पास फ्रॉम दी उत्तराखंड एंड दूसरा है आपका नथुला पास जो आपका सिक्किम से होके गुजरता है, ठीक है। तो ये दोनों आपके रूट हैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कैलाश मानसरोवर यात्रा कौन से पर्वत की होती है? तो कैलाश पर्वत की होती है, ठीक है, जो आपका तिब्बत में लोकेटेड है एंड इट इज़ अ रीजन ऑफ योर
चाइना, ऑटोनोमस रीजन ऑफ योर चाइना। ओके, नाउ अब यहाँ पे नोट करना है जो 6 एग्रीमेंट है ये साइन किए गए थे जो आपकी 23rd मीटिंग हुई थी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की ऑन दी चाइना इंडिया बाउंड्री क्वेश्चन इन बीजिंग चाइना। एंड इंडिया की तरफ से यहाँ पे आपके रिप्रेजेंटेटिव थे अजीत डोवाल जी, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एंड वांग यी फ्रॉम चाइना जो आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के। तो इन दोनों की यहाँ पे मीटिंग हुई थी और इसी मीटिंग में ये आपका अग्रीमेंट 6 पॉइंट अग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया था। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है recently in December the RBI has constituted an 8-member committee जिसका नाम है Free AI to develop a framework on ethical use of AI artificial intelligence in your financial sector and the committee will be chaired by dash। तो recently RBI ने अनाउंस किया था कि 8 मेंबर की एक कमेटी इन्होंने बनाई है जिसका नाम है Free AI, डेवलप करने के लिए फ्रेमवर्क किस चीज़ के लिए, फॉर द एथिकल यूज ऑफ AI इन अ फाइनेंशियल सेक्टर। एंड जो कमिटी है इसके हेड बनाए गए हैं आपके, इट विल बी लीड बाय दी पुष्पक भट्टाचार्य। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, पुष्पक भट्टाचार्य आपके जो है प्रोफेसर हैं फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम द IIT बॉम्बे। एंड यहाँ पे जो कमेटी है जिसके ये हेड हैं, इस कमेटी जो है इसको टाइम दिया गया है विद इन 6 मंथ का टू सबमिट दी रिपोर्ट। ओके, नाउ अब जो आपके पुष्पक भट्टाचार्य हैं इनके अलावा इस कमेटी में और कौन से मेंबर्स रहेंगे, जैसे सुवेंदु पति जो आपके CGM हैं RBI से, देन अभिषेक सिंह एडिशनल सेक्रेटरी फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन आपका देवजानी घोष इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं आपके जो RBI रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के, देन डॉक्टर बालाराम रविंद्रन फ्रॉम द IIT मद्रास, राहुल मथम द पार्टनर त्रिलीगल एंड अंजनी राठौड़ एंड चीफ डिजिटल ऑफिसर ऑफ द HDFC बैंक। और इसी के साथ बहुत सारे आपके यहाँ पे मेंबर्स इस कमेटी में रहेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री हैज रिसेंटली इन डिसम्बर इम्पोज द मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹5.85 lakhs ऑन अ इंडियन बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस। तो जो हमारा PSB है इंडियन बैंक जो है उस पर आपकी जो है पेनल्टी इम्पोज की गई है बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका का जो सेंट्रल बैंक है उसने पेनल्टी इम्पोज की है क्योंकि इंडियन बैंक ने उनके जो प्रोविजंस हैं उनको फॉलो नहीं किया है, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको फॉलो नहीं किया है, इस वजह से इन पे जो है पेनल्टी लगाई गई है। अगर हम बात करें श्रीलंकन रुपीज़ में तो ये पेनल्टी आपकी 2 मिलियन की है। क्लियर है, और यहाँ पे जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका की, उनके द्वारा ये पेनल्टी लगाई गई है, ये पेनल्टी इम्पोज की गई है for non complying with the provision of a Sri Lanka's Financial Transaction Reporting Act number 6 of 2006, that is FTRA 2006. Okay, नाउ इंडियन बैंक की अगर बात करें, इंडियन बैंक की 2 ब्रांचेस हैं आपकी श्रीलंका में, एक तो जापान में है और एक कोलंबिया में है एट प्रेजेंट। और स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं अभी, तो इंडियन बैंक के आपका जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और करंट MD and CEO के हैं शांति लाल जैन। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एज पर द ग्लोबल डेटा रिपोर्ट टाइटल टॉप 25 ग्लोबल बैंक्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन इन द Q4 of 2024 which among the following Indian banks are included in this list। तो रिसेंटली ग्लोबल डेटा जो आपकी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है टॉप 25 ग्लोबल बैंक्स बाय द मार्केट कैपिटलाइजेशन इन द Q4 of 2024, जिसमें इंडिया के 3 बैंक इस बार शामिल हुए हैं विच इज HDFC बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक। ये तीनों ही बैंक इस लिस्ट में शामिल हुए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, और A, B and C आर करेक्ट। ओके, अगर हम बात करें इनकी कैपिटलाइजेशन की तो एक तो रैंक की बात करेंगे और कैपिटलाइजेशन कितना था, मार्केट कैपिटलाइजेशन वो देखते हैं। ठीक है, तो ग्लोबली सबसे पहला नंबर पे आपका आता है HDFC बैंक जिसकी 13th रैंक थी। ठीक है, प्रीवियस रैंक 7th थी और इस बार 13th है। देन मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है आपका HDFC बैंक का, इट इज 158.5 बिलियन $। नेक्स्ट आता है ICICI बैंक जिसकी सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है हमें एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, तो 25.8% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम तीनों के कंपैरिजन में बात करें तो सबसे हाईएस्ट जिसकी थी। ठीक है, ICICI बैंक जिसकी 19th रैंक थी और पिछले साल ये आपकी रैंक थी 20th। ओके, और कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन रहा है इस बार, 105.7 बिलियन $का रहा है।
देन नेक्स्ट आता है 24 नंबर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसकी रैंक पिछली बार भी 24 थी और इस बार भी 24 नंबर पे ये आपका सेम रैंक पे ही रहा है, ठीक है। और कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन थी, तो 82.9 बिलियन यूएस डॉलर की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन थी। वहीं पे अगर हम टॉप 5 बैंक्स की अगर बात करें, तो इस लिस्ट में टॉप 5 बैंक्स आपके थे। पहला है यूएसए का जेपी मॉर्गन चेस, जिसकी आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एम कैप इसका है 674.9 बिलियन यूएस डॉलर का। देन नेक्स्ट आता है बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन, अगेन यूएसए का बैंक है, 337.2 बिलियन यूएस डॉलर की एम कैप है। इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, थर्ड नंबर पे चाइना का बैंक है, बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है, और इसकी एम कैप है 328.2 बिलियन यूएस डॉलर। देन एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना, इसकी आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 251.1 बिलियन यूएस डॉलर की। एंड फिफ्थ नंबर पे आता है वेल्स फार्गो, जो आपका यूएसए में जिसका हेडक्वार्टर है, एंड इसकी आपकी एम कैप है 235.0 बिलियन यूएस डॉलर, ठीक है। तो ये टॉप 5 आपके बैंक्स थे जो इस लिस्ट में जिन्होंने टॉप किया है, ठीक है। मोस्टली आपके यूएसए से ही बिलोंग करते हैं, ओके। टॉप 5 की अगर मैं बात कर रही हूँ तो, ओके। नाउ आप यहाँ पे जो है आप चार्ट देख सकते हो जो ग्लोबल डेटा द्वारा रिलीज किया गया था, टॉप 25 ग्लोबल बैंक्स वाला, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा कि आपका 5th नंबर पे था वेल्स फार्गो, फिर 6 नंबर पे बैंक ऑफ चाइना आपका है, चाइना कंस्ट्रक्शन बैंक। ये इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं चाइना के जो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। देन मॉर्गन स्टैनले इंपॉर्टेंट है, इसकी आपकी मार्केट कैप कितनी है 202.5 की, और इसकी रैंक कितनी है, इट इज ऑन दी 8th रैंक, ठीक है। देन 9th पे आपका है गोल्डमैन सैच, जिसकी मार्केट कैप है 179.8। फिर आता है HSBC होल्डिंग 176.9 बिलियन यूएस डॉलर, रॉयल बैंक ऑफ कनाडा 170.6 बिलियन यूएस डॉलर, कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपका 158.7 इसकी मार्केट कैप थी आपकी। देन आपका HDFC बैंक आपका 13th नंबर पे था, और इसकी कितनी आपकी है ये भी हमने डिस्कस किया, 158.5 बिलियन यूएस डॉलर की इसकी आपकी एम कैप थी, ओके। अगर हम ओवरऑल बात करें, एग्रीगेट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो आपका इंक्रीज हुआ है टॉप 25 ग्लोबल बैंक्स का, ये आपका है 27.1% का, ठीक है। अगर इसे कंपेयर करें हम लास्ट ईयर से, तो ये 27.1% जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं। ग्लोबल डेटा फ्लेग जो है इसके सीईओ आपके हैं माइक डेंसन, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका लंदन यूके में, और इसकी शुरुआत 1999 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज सैंक्शन $100 million सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड लोन टू जेके टायर। जेके टायर जो आपका टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये टायर की, इनको जो है $10 million का सैंक्शन दिया गया है रिसेंटली। इनमें से कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने ये आपका डील साइन किया है, ये आपका लोन साइन किया है टू जेके टायर। ये इनको सैंक्शन किया गया है जेके टायर को, ठीक है। अब यहाँ पे आया इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या है, ये आपका एक आर्म है वर्ल्ड बैंक का, ये याद रखना है, इट इज योर आर्म ऑफ योर वर्ल्ड बैंक, ठीक है। नाउ फंडिंग की हम बात कर रहे हैं, टोटल $100 million की फंडिंग है। इसको फर्दर अगर हम डिवाइड करें तो $30 million फंडिंग आपकी जो है जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है यूज करेगा। रेस्ट जो है आपकी 70 मिलियन की ये CIL को मिलेगी, कैवेंडिश इंडस्ट्रीज लिमिटेड को मिलेगी, जो आपकी सब्सिडरी है किसकी, जेके टायर्स की, ठीक है। इट इज सब्सिडरी ऑफ अ जेके टायर, फाइन। अब यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये यूज कहाँ पे किया जाएगा, तो पैसेंजर कार रेडियल जो है, ठीक है, ये बेसिकली क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा कैपेसिटी पैसेंजर कार रेडियल टायर्स की, जो आपके बनते हैं वैनमोर प्लांट जो मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इसी के साथ साथ CIL, ये जो सब्सिडी है आपकी CIL का जो लक्सर फैक्ट्री है उत्तराखंड में, जो बेसिकली आपका प्रोड्यूस करती है ट्रक एंड बस रेडियल, इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए ये जो अमाउंट्स हैं वो आपकी यूज की जाएंगी। ये क्लियर है।
आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।